हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं सीएमए राहुल गुलाटी आपके साथ सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को कवर अप करूंगा, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग की जो वेटेज है वो कितनी रखी हुई है? 50%, दैट इज 50 मार्क्स। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एफएम बोलेंगे, उसकी वेटेज भी 50 मार्क्स है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने पेपर नंबर जो 10 है, पेपर नंबर जो 10 है उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकेंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें कॉस्टिंग ए पार्ट और बी पार्ट में एफएम 50% ईच, दैट इज 50 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंगली पेपर ड्रॉ करेंगे। कॉस्टिंग हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कॉस्टिंग को फाउंडेशन लेवल पे और इंटर ग्रुप 1 पर भी कवर अप किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी इनिशियल लेवल पे मुझे कॉस्टिंग क्या होती है, क्या नीड है, हम इसको किस सेक्टर में और क्यों यूज करते हैं, ये सारे आंसर्स इस टाइम पे कवर हो चुकी होती हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने जो ग्रुप 1 में था उसका नाम क्या था? कॉस्टिंग। और यहां पे नोट करो क्या लिखा है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको अगर याद हो तो जब मैंने ग्रुप 1 के टॉपिक्स आपके साथ कवर अप करता हूं तो मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट ने जो बी सेक्शन है उसमें मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी 3 चैप्टर को कवर अप किया था। और वहां पे क्या लिखा था? सिंपल प्रॉब्लम ओनली। और मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि इंस्टीट्यूट का मेन फोकस एडवांस क्वेश्चन पे नहीं है, उनका मेन फोकस किस पे है? सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूलेज है इनसे रिलेटेड वो कवर अप करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल कितने कंसेप्ट होते हैं? 5 वेरिएंसेस हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस, हमारा ग्रुप 1 में कवर है। और ध्यान से देखना, यहां पर इंस्टीट्यूट ने अदर 3 कवर नहीं करे। इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट 2 तो कवर करे और अदर 3 दैट इज 5 के 5 वेरिएंसेस ग्रुप 2 में कवर अप करे। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल के फॉर्मूले वहां पर कवर करे नहीं, यहां पर आपके बेसिक और एडवांस दोनों कवरेज करिए। तो मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो आपने ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटरी चैप्टर करा है, उनको ऐसा मत सोचना वो यहां यूज नहीं होंगे। अब मैंने जैसे ये बात बोली तो कई स्टूडेंट्स को तो ये डर बैठ गया कि सर हम तो इस चैप्टर को वीक रखा था या हम इस चैप्टर को करके नहीं गए थे, तो इसका मतलब क्या ग्रुप 2 की कॉस्टिंग में हमें दिक्कत आएगी? डियर, आप बिलीव करो, मैं आपके साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सारे चैप्टर कवर करूंगा ग्रुप 2 में। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट आपसे पूछता हूं, हाँ अमित आपको ये चैप्टर आता है? स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, क्या कह रहे हो? अमित कह रहे सर मुझे नहीं आता। आप में को मुझे मालूम था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहेंगे हमें नहीं आता, क्योंकि जहां पर हमने बोला कि हमें इन चैप्टर्स के बेसिक आते हैं तो वहां पर सर बीच बीच में से हमसे पूछना शुरू कर देंगे। तो पहले सरेंडर कर दो, सर हमें कुछ नहीं आता, आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कवर कर देना। बड़ी अच्छी टेक्निक है। चलो, तो इंस्टीट्यूट ने, मैं आपके बेसिक से एडवांस तक ही कवर करूंगा, आप टेंशन मत लो। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने जो कवरेज में लिया हुआ है 50 मार्क्स ईच में, सबसे पहले जरा चेक करेंगे कॉस्टिंग में जो 50% है उसमें उसने मेन फोकस क्या रखा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, दैट इज थ्योरी। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग टूल्स, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग,
इसमें बेसिक और एडवांस दोनों कवर अप करें, फिर बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस, ये 3 चैप्टर तो आपके ग्रुप 1 से कॉपी हुए, मतलब बेसिक और एडवांस। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, सिर्फ ये मत सोचना कि हमने उसी लेवल के जहां वहां कवर करे थे वो यहां पर कॉपी हुई हुई है, वो बेसिक तो है, एडिशनल दैट इज एडवांस पार्ट को भी हमें यहां कवर करना है। एक नया चैप्टर उसने और कवर अप करा, दैट इज नोन एज लर्निंग कर्व। और हम जैसे ही इन कंसेप्ट को कवर अप करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 50 मार्क्स की कॉस्टिंग कवर होगी। देखने में तो सिलेबस कम लगता है ना कॉस्टिंग को, मेन फोकस तो सिर्फ 4 टॉपिक पे ही कवर करा है इंस्टीट्यूट ने, कोई बात नहीं। तो उसने अगला पार्ट आपके कवर करा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें इंस्टीट्यूट ने आपके इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड उसके टूल्स, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, लीवरेज एनालिसिस दैट इज रिस्क, कैपिटल बजटिंग, ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक कवर अप करे हुए हैं और इनकी वेटेज कितनी रखी है, 50 मार्क्स। तो मैं आपके साथ सबसे पहले जो कवर अप कर रहा हूं वो एफएम को शुरू कर रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे वो सारे हम एफएम में कवर अप करते हैं। करिए स्टार्ट, पक्का? देखो क्लास में जो भी क्वेश्चंस करेंगे, स्टडी में के क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे, एग्जांपल फॉर्म में भी कवर अप करूंगा, लास्ट में स्कैनर भी कवर करूंगा। आपसे लास्ट में चैप्टर के समरी भी प्रिपेयर करेंगे, मतलब जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूलेस की शॉर्टकट टेबल बनाएंगे, ताकि बिफोर एग्जामिनेशन नाइट जब आप पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाते तो आप एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस कवर अप जरूर करोगे जो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर अप कर देंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी आएगी, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं करने के बाद आपको करने के लिए दूंगा। ये मेरा राहुल गाटी 9873020924। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके सारी क्वेरीज को यहां पर हैंडल करूंगा। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपने या स्टार्ट करें? जल्दी से बोलो प्लीज मेरे साथ। रेडी? गुड, चलो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएम को, और उसमें सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं लीवरेज। तो आप हेडिंग आनेंगे फाइनेंशियल डिसीजन, ब्रैकेट में लिखेंगे लीवरेज। हाँ जी, तो आप हेडिंग आनेंगे मेरे साथ, फाइनेंशियल डिसीजन, या हम इसको बोलेंगे लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या होता है? दैट इज रिस्क। जब भी मैं किसी ऑपरेशन में वर्क करूंगा तो मैं भगवान से क्या प्रेयर करूंगा? मतलब आप मुझे बताओ, हमारी जो कॉस्ट है वो 2 टाइप की है, मेनली 2 कॉस्ट है ना हमारी। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मुझे अपने कस्टमर से कॉस्ट को रिकवर करना है तो सबसे पहली कॉस्ट कौन सी रिकवर करोगे? वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? सोच के बताना मुझे। अगर मैं आपसे कोई भी गुड्स को सेल कर रहा हूं तो उस गुड्स में 2 कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। तो मैं आपसे सबसे पहली कॉस्ट कौन सी कवर करना चाहूंगा? वेरिएबल या फिक्स्ड? मोहित पूछ रहे हैं सर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? ये भी बताना पड़ेगा।
पूछो। जो पर यूनिट पर, ठीक बोल रहे हो, जो पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। और जो पर यूनिट पे आइडेंटिफिकेबल नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन हो या ना हो, सर्विस प्रोवाइड करूं या ना करूं, जो कॉस्ट इनकर्ड होनी है उनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। और जो उसकी सर्विस पे या उसकी गुड्स से रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहली कॉस्ट कौन सी कवर करती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कोई कॉमोडिटी सेल कर रहा हूं 100 रुपीज की, उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हुई थी 60 रुपीज, तो आप मुझे क्या कहते हो, उस कॉमोडिटी ने कंट्रीब्यूट करके दी है 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज की है तो इसको हम बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या हम इसको बोलेंगे PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात है। और इसको हम दूसरा नाम और भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे एग्जांपल में EBIT कितना आ गया, 30 रुपीज। अब EBIT में से क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट 10 रुपीज, तुम्हारा आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 20 रुपीज। तो जब मैं मॉर्निंग में अपनी शॉप ओपन करता हूं तो मुझे टेंशन क्या होती है, भगवान कुछ करो या ना करो, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करवा देना। आज अगर काम नहीं भी होता तो एटलीस्ट जो मेरी इन अ डे की फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कवर हो जाए, यही चाहती हो। या इंटरेस्ट, मतलब अगर मैंने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, कोई डिवेंचर है, कोई आउटसाइडर लोन है, तो उनके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है फिक्स्ड, तो वो कवर करवा दो। तो दो रिस्क हुए ना, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक इंटरेस्ट। वो पूछ रहे हैं सर प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो होता है, मतलब अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हुए हैं तो हम कुछ भी करें, प्रेफरेंस डिविडेंड का जो है, शेयर का जो डिविडेंड है वो भी तो फिक्स्ड है। मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूं कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो प्रेफरेंस का डिविडेंड भी हमें कंसीडर करना पड़ता, उससे आगे का स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ डिबेंचर या लोन है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो आपने मुझे बोला एक कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में ही रिस्क है, कौन सी, फिक्स कॉस्ट, और इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेशन का रिस्क है ना, कौन सा हो गया, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो फॉर्मूला क्या बना ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो ऑपरेशन के रिस्क को शो करता है। सिमिलरली बोलो, EBIT और EBT के बीच में कौन इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंस मतलब अगर मैंने बाहर से पैसा लिया हुआ है तो उसमें मुझे फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, EBIT और EBT, उसी के बीच में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन और EBT को कंसीडर करूंगा तो आपने क्या करा, ऑपरेशन और फाइनेंशियल दोनों रिस्क को कंसीडर कर रहे हो, हम इसको बोलेंगे कंपोजिट लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज। एक बार तीनों फॉर्मूले बोलो। ऑपरेटिंग लीवरेज का अभी रिलेशन वगैरह सब बताऊंगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या बना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। फाइनेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, EBIT डिवाइड बाय EBT, क्योंकि उसके बीच में फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है और वहां पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और अगर आप दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कंबाइंड लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज। क्लियर, पक्का, लिखवाना शुरू करूं, लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ आप। लिखना शुरू करेंगे। When a business is carried, when a
business is carried two types of fixed cost are incurred. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेशन की कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट। मैंने आपको यही बोला है, फिक्स्ड ऑपरेशन की कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंस की कॉस्ट दो इनकट होंगी हमारी, ठीक है। दीज टू कॉस्ट, हमारी ये जो दोनों कॉस्ट होंगी वो क्या करेंगे, दीज टू कॉस्ट रिजल्ट्स इनटू रिस्क फॉर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक रिस्क को इन्वॉल्व करेंगे ऑफ कंसर्न, रिस्क फॉर बिजनेस ऑफ कंसर्न। The fixed operating cost is measured through fixed operating cost को हम क्या करेंगे, measure through operating leverage। Fixed operating cost is measured through operating leverage, which involves fixed cost of operation, fixed finance cost is measured through financial leverage, which involve fixed finance cost, which involve fixed finance cost, that is interest। वो किसको इन्वॉल्व कर रही है, इंटरेस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने क्या फॉर्मूला बोलते हो बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट इज मेजर्ड थ्रू टाइम्स, मतलब जो भी ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा वो टाइम्स में ही रिप्रेजेंट होगा, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये क्या शो करता है, अभी हम इस बात को प्रूव भी लेंगे। देखो, अगर सेल इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा। सेल डिक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा और कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज होगा, बट फिक्स कॉस्ट तो डिक्रीज नहीं होगी। तो सारा इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, EBIT। सर क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे बताओ, आप हमारे को समझाओ। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपने बोला EBIT। सेल इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, बट फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी।
तो जितना भी ये इंक्रीजिंग पार्ट है वो किस में आ जाएगा, ईबीआईटी में। तो ये क्या शो करता है, ऑपरेटिंग लीवरेज शोज द चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, इफ देयर विल बी चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन। अगर सेल या कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, ये शो करता है ऑपरेटिंग लीवरेज। रीजन क्लियर हुआ ना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं, तो बेटर रहेगा आपको। यहां तक नोट कर लिया आपने। चलो आप मेरे को एक बात बताओ, एक एग्जांपल नोट कर रहे हैं हम। अगर सेल मेरी, सपोज करो सेल मेरी 10 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बता दी 6 लाख है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी 4,50,000 है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड इंटरप्रेट। देखो अगर तो कमेंट लिखा होता है ना, एंड कमेंट, तो आपने सिर्फ रिलेशन को लाइन में बताना है कि इसमें इतना चेंज हुआ तो इसमें इतना चेंज हुआ, बस कमेंट है। बट अगर एग्जामिनर आपको बोल रहा है इंटरप्रिटेट करो, तो इंटरप्रिटेट का मतलब होता है प्रूफ करना है। जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो उसका वैलिड रीजन प्रूफ करके दिखाओ। तो एक काम करते हैं, पहले लीवरेज कैलकुलेट तो करें, प्रूफ बाद में करेंगे। आओ देखो, आप बताओ। सबसे पहले सेल कितने की थी, 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, 6 लाख। आपने मुझे बताया अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, कितना आ गया, 4 लाख। कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, 4 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को कम करना पड़ेगा आपको, या वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो, इसको 4 लाख कर दो। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा अदरवाइज। तो चलो आपने मुझे बोला वेरिएबल कॉस्ट को 4 लाख कर देता है, कंट्रीब्यूशन हो गया 6 लाख। ठीक है, अब उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आपने बोली, 4,50,000। तो ईबीआईटी आपका आ गया 1,50,000। और ऑपरेटिंग यूनिट का मामला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज कंट्रीब्यूशन कितने का था, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, क्या आ चुका है, 4 टाइम्स। मैंने यही कहा था ऑपरेटिंग लेवरेज किस में रिप्रेजेंट होता है, टाइम्स में रिप्रेजेंट होता है। अब स्टेटमेंट बोलो, अगर सेल या कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ तो ईबीआईटी कह रहा है मैं भी इंक्रीज होऊंगा, बट कितना, 4 टाइम्स ऑफ दैट चेंज। जितना तुम चेंज होगे मैं उसका 4 टाइम्स चेंज होगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। लिखिए इसको स्टेटमेंट में, पहले आप यहां तक नोट करेंगे, पहले आप इसको यहां तक नोट करो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट को लिखवा के प्रूफ करूंगा। डन। क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स इफ देयर विल बी चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन, देन EBIT also change by 4 times of that change। अगर सेल या कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ तो EBIT में 4 टाइम्स उसके चेंज का इफेक्ट आएगा। अगर कमेंट होता तो आप आंसर यहीं तक स्टॉप कर दें, बट अभी मैंने क्या लिखा है, इंटरप्रिटेट, तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करें इस चीज को, कैसे करेंगे प्रूफ,
देखो सेल आपने लिया एग्जिस्टिंग पोजीशन। सेकंड ले लेते हैं, अगर सेल इंक्रीज कर देते हैं, सेल्स इंक्रीज बाय 1%, और यहां पे रखते हैं सेल्स डिक्रीज बाय 1%। आप बताओ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका क्या आएगा? EBIT। आज कितना था? 10 लाख। ये कितना था? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख 50, 1 लाख 50। ये हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जो हमारे क्वेश्चंस में थी, मैंने वो लिखी। अब आप बताओ अगर सेल को इंक्रीज करेंगे 1% से तो कितना आ गया? 10,10,000। 4 लाख में इंक्रीज करेंगे 4,04,000। कैलकुलेटर में करके देखो 6,06,000। फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी ना, ये तो 4,50,000 ही रहेगी। तो सारा इंक्रीजिंग पार्ट किसको मिल गया? EBIT को 1,56,000। एक बार दोबारा बोलो प्लीज, पूछो, डाउट को पेंडिंग नहीं करेंगे। अगर सेल 1% से बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 1% से इंक्रीज हुआ, कंट्रीब्यूशन भी 1% से इंक्रीज हुआ, बट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई। तो सारा इंक्रीमेंटल इफेक्ट कहां पर आ गया? EBIT के पास। केस को चेंज करो, अगर हम सेल को डिक्रीज कर दें 1% से तो कितना आएगा? 9,90,000। यहां पर कितना आएगा? 4 लाख में 1% डिक्रीज 3,96,000, 5,94,000, 4,50,000। ये तो सेम रहेगा। यहां आ जाएगा 1,44,000। सेम पोजीशन 1% इंक्रीज वाला जो था वही सिचुएशन 1% डिक्रीज के साथ अप्लाई करें। अब किसी का भी चेंज निकालना हो, किसी का भी अगर आपको चेंज निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला क्या होगा? न्यू EBIT माइनस ओल्ड या एग्जिस्टिंग EBIT। कितना चेंज हुआ? कितने EBIT पर? तो आप बताओ आपका 1,56,000 हुआ जो आज 1,50,000 था। 1,50,000, 1,50,000। तो 6,000 का इंक्रीज हुआ है, कैलकुलेटर में यूज करके देखो 6,000 का इंक्रीज हुआ है 1,50,000 पे 4% पॉजिटिव। तो आपने मुझे यही तो कहा था अगर सेल 1% से इंक्रीज हुई तो EBIT 4% से इंक्रीज हुआ। तो आपने मुझे यही बोला है देयरफॉर इफ सेल इंक्रीज बाय 1% देन EBIT ऑल्सो इंक्रीज बाय कितना? 4%। कैसे? 4 टाइम्स ऑफ दैट चेंज। यही आपने मुझे बोला था। क्लियर हुआ? ऐसे ही डिक्रीज वाली सिचुएशन बताओ, डिक्रीज वाली सिचुएशन का बताओ मुझे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज न्यू कितना था? 1,44,000। ओल्ड कितना था? 1,50,000। 1,50,000 माइनस 6,000 माइनस 4%, दैट इज 4% डिक्रीज। अगर वो 1% से कम हुआ तो ये 4% से कम होगा। Therefore, if sale decrease by 1%, then EBIT also decrease by 4%. क्या? 4 times into that change. अगर इंटरप्रिटेशन लिखा होगा तभी आप ये बात को प्रूफ करके दिखाओगे, अदरवाइज आप आंसर सिर्फ और सिर्फ कमेंट फॉर्म में ये प्रूफ नहीं करते। क्लियर? जल्दी से यहां तक देख लेंगे।
हाँ जी, चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करें। हाँ जी सर, बिल्कुल। देखो मैंने क्या किया, आपको बताया एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, दोनों आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बता रही है, उनका कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और ईबीआईटी आपको बता है। ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए मेन जो है वो तो यही तीन चाहिए, कंट्रीब्यूशन 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 9 लाख, ईबीआईटी 1 लाख। और वाई कंपनी जो है उसका है 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख। आपने ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बोला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो क्या फॉर्मूला हुआ, कंट्रीब्यूशन 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज 10 टाइम्स रिस्क है इसको ऑपरेशन से, और इसको 5 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, दैट इज 1.25 टाइम्स, 1.25 टाइम्स। ठीक है, कहते हैं कमेंट करो इनके सिचुएशन के ऊपर, आपको इनके सिचुएशन पे कमेंट करना है। कमेंट ऑन सिचुएशंस ऑफ कंपनी, कंपनी के सिचुएशन में कमेंट करना है। पहले आप सोचो, आप क्या बोल पाओगे, सोच के बताओ। एक्स कह रहा है मैं 10 लाख कमा रहा हूं और मेरे को 10 टाइम्स रिस्क है, और वाई कह रहा है मैं 5 लाख कमा रहा हूं, मेरे को रिस्क सिर्फ 1.25 है। ये दोनों तो आर्ग्यू कर रहे हैं इस बात के ऊपर। आप बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या सजेशन दोगे कि एक्स कंपनी को रिस्क क्यों है ज्यादा, मुझे सोच के बताओ। सोच के बताओ मुझे कि कंपनी में एक्स में रिस्क ज्यादा क्यों है, करो डिस्कस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमित, सोचो प्लीज, सारे मिलके सोचो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रीब्यूशन क्यों देख रहे हो, ये 10 लाख कमाने के बाद 9 लाख की फिक्स कॉस्ट है, और ये 5 लाख कमाने के बाद सिर्फ 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है। जो ऑपरेटिंग रिस्क है, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज है, वो कंट्रीब्यूशन या सेल पे थोड़ा ना डिपेंड करता है, वो तो ऑपरेशन की फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है। उस पर 9 लाख की फिक्स कॉस्ट है, उस पर 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है। तो एक्स की फिक्स्ड कॉस्ट वाई के कंपैरेटिवली हाई है, इसीलिए इसको ऑपरेशन में रिस्क ज्यादा है, वाई को कम है। यही तो हमें कमेंट करना था। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? तो लिखना शुरू करेंगे। द ऑपरेटिंग लीवरेज शोज द रिलेशन बिटवीन contribution and EBIT due to involvement of fixed cost। वो क्या शो करता है, कंट्रीब्यूशन और EBIT का रिलेशन शो करता है फिक्स्ड कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है, चेक करो। Here we find fixed cost is high in case of X company, therefore operating leverage also high as compared to कंपनी वाई। मैंने बोला है कि ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशन है जो फिक्स कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट है। एक्स कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट वाई के कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसीलिए एक्स का ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग लीवरेज मोर है वाई के कंपेरेटिवली। क्लियर हो गया? नोट करो थ्योरी को।
हाँ जी प्लीज। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे किसको, फाइनेंशियल लीवरेज को। हाँ जी, हेडिंग डालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था, बोलो, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। इट शोज द रिलेशन बिटवीन EBIT एंड EBT fixed finance cost, that is interest, is involved between EBIT and EBT। उनके बीच में क्या इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। इट शोज द चेंज इन EBT if there will be change in EBIT। उसी की तरह बोलो, अगर वहां पे क्या बोलता है, सेल चेंज हुआ तो EBIT में क्या चेंज होगा। अब क्या बोल रहा हूं, अगर EBIT में चेंज हुआ तो EBT में कितना चेंज होगा, ये आपको फाइनेंशियल लीवरेज शो करता है। क्लियर, करेंगे नोट इसको, जल्दी से नोट करो इसको भी। फिर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा। हाँ चलो, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको बताया EBIT है 50,000 रुपीज और मैं आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बता रहा हूं 30,000। ठीक है, मैंने बोला मुझे फाइन फाइनेंशियल लीवरेज एंड इंटरप्रेटेड, मतलब प्रूव भी कर। तो आप बताओ मुझे EBIT कितना था, 50,000। EBIT में से क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट 30,000, क्या आएगा, EBT 20,000। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो वैल्यू पुट करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट इज 2.5 टाइम्स। इफ EBIT इंक्रीज और डिक्रीज, देन इंक्रीज और डिक्रीज, देन EBT also increase or decrease by 2.5 times of that change। जितना वो चेंज होगा उसका 2.5 टाइम्स EBT चेंज हो जाएगा उस केस में। चलो इंटरप्रिटेशन भी ले लेते हैं। ये लो, ये आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। अगले में लेता हूं, अगर EBIT इंक्रीज बाय 10% हो तो क्या करेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट, आपने मुझे बोला EBT होता है। आज कितना, 50, 30 और 20। ठीक है, तो अगर EBIT इंक्रीज हुआ 50 में 10%, दैट इज 55, इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता, तो ये कितना आ गया, 25। प्लीज यहां तक देखो। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू EBT माइनस ओल्ड EBT डिवाइडेड बाय ओल्ड EBT इंटू 100। कितना आ रहा है बोलो, 25,000 माइनस 20,000
5,000 का चेंज है 20,000 पर, चेक करके देखो 25%। क्लियर? आपने मुझे यही बोला था, इफ EBIT increase by 10%, then EBT also increase by 25%, मतलब 2.5 times of that change। यही प्रूफ करना था। क्लियर? तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी क्लियर है, एक बेसिक एग्जांपल, और फाइनेंशियल लीवरेज का भी बेसिक एग्जांपल हमने कवर अप कर लिया। चले कंबाइंड लीवरेज पे, हो गए यहां तक नोट? अब देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज के बाद कौन सा, कंपोजिट लीवरेज। आप कंपोजिट बोल दो या आप कंबाइंड लीवरेज बोल दो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्योंकि इसके बीच में तो फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो आपने मुझे क्या बोला? इट शोज द रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीटी। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, दोनों इन्वॉल्व हो गए। इट shows the change in EBT if there will be change in sales और कंट्रीब्यूशन। अगर सेल या कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो EBT कितना चेंज होगा ये शो करती है। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर मैं कंट्रीब्यूशन और EBT लिख रहा हूं, जो आपने मुझे कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बोला, तो मैं एक चीज ये भी तो लिख सकता हूं, देखो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इनटू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये किसका फॉर्मूला था बोलो? ऑपरेटिंग का। और ये किसका था? फाइनेंशियल का। तो हम क्या देख सकते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड लीवरेज होता है, क्योंकि EBIT से EBIT तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। इसको हम कंबाइंड लीवरेज बोलते हैं। और याद रखना, EBT को हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि उसी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो कभी कभी एग्जामिनर EBT की, दैट इज PBT या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स ना लिखकर टैक्सेबल इनकम वर्ड लिख दे, एक ही बात होती है। क्लियर? नोट करेंगे इसको भी। हाँ जी प्लीज। अब हम असाइनमेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो हमने अभी कंसेप्ट करे हैं। इस कंसेप्ट से रिलेटेड असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसको कवर अप कर रहा हूं। तो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं, और मिलकर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे। A simplified income statement of A Limited is given below. Calculate, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है, एंड इंटरप्रिटेट मतलब प्रूफ करना है। इट्स क्या लिखा है? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अब आपके मन में क्वेरी आ गई, मैंने कहा बोलो सर, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज तीनों कैलकुलेट करने हैं और तीनों का इंटरप्रिटेशन लिखा है, तो क्या हम तीनों के लिए डमी डाटा लेकर इंटरप्रिटेट करेंगे? सोच के बताओ।
अगर मुझे इंटरप्रिटेशन करनी है तो क्या मैं तीनों के लिए डमी डाटा लेकर इंटरप्रिटेशन करूंगा? आंसर नो। अगर हम कंपोजिट लिवरेज का इंटरप्रिटेशन कर दें तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया? कंपोजिट के अंदर दोनों पार्ट तो आ जाते हैं, फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है और इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो हम कह सकते हैं आपको अगर इंटरप्रिटेशन लिखा है, अगर तो इंडिविजुअल पार्ट पूछे हैं, ऑपरेटिंग तो सिर्फ ऑपरेटिंग का डमी डाटा लेके इंटरप्रिटेट करो, फाइनेंशियल तो सिर्फ फाइनेंशियल का डाटा लेके करो। बट अगर कंपोजिट निकाल रहे हो तो कंपोजिट में किसका इफेक्ट होता है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों का इफेक्ट होता है। अभी तो आपने मुझे बोला था कि कंपोजिट या कंबाइंड लिवरेज इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल। मैंने प्रूफ किया था ना, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर? गुड। तो आओ, क्या लिखा है? सेल कितनी गिवन है? 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख। अच्छा, आगे रफली करते हैं। सेल 10 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। तो ईबीआईटी कितना आ गया? 1 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना गिवन है? 75,000। तो ईबीटी कितना आ गया? 25,000। उसके आगे का पार्ट जो टैक्स वगैरह वाला पार्ट है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इग्नोर। अभी तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना, तो हमारा जो पार्ट अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे तो हमारा पार्ट कौन सा रेलिवेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ ईबीटी तक, उसके आगे का पार्ट नहीं देखना। क्लियर? लिखें, आंसर प्रेजेंट करूं, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। आंसर नंबर 10 असाइनमेंट का आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10, सेल कितने की थी? रुपीस। क्वेश्चन में चेक करो कितने का थी सेल? 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितने का है? 6 लाख। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन 4 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हाँ जी कितना है? 3 लाख। तो ईबीआईटी कितना आ गया? 1 लाख। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, कितना था इंटरेस्ट? 75,000। तो ईबीटी कितना आ गया? 25,000। चेक करो पहले आप यहां तक। मैंने कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी से ही इसको ड्रॉ करा है। और पता है इसको हम क्या नाम देते हैं? वैसे आगे जाके बताऊंगा। जो हम ये कह रहे हैं इसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। वो बात अलग है कि इनकम स्टेटमेंट में आगे का पार्ट भी जाएगा, बट अभी के लिए नहीं जाता। इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली इनकम को ही तो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट है। चलो आप क्या करें, बस फॉर्मूला पुट कर दो। सर मैंने कहा बिल्कुल कर देता हूं। ये लो, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या फॉर्मूला था मैं भूल गया। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इसका क्या मतलब हुआ? इफ देयर विल बी चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन then if there will be change in sales or contribution then EBIT also change by 4 times of that change। 4 times of that change, जितना सेल और कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उसका 4 टाइम्स EBIT चेंज होगा। नोट करेंगे यहां तक। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी कौन सी थी? ऑपरेटिंग लिवरेज, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या था बोलो? फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला बोलो?
EBIT डिवाइडेड बाय EBT, वो कितना था? EBIT कितना आया आपका? 1 लाख, और EBT कितना आया था? 25,000, ये भी कितना आ गया? 4 टाइम्स। इफ देयर विल बी चेंज इन EBIT, then EBT also change, EBT also change by 4 times of that change। जितना आपका वो चेंज होगा वो भी उसका 4 टाइम्स चेंज होगा। और ये जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत निकाल लेना कि जितना ऑपरेटिंग होता है उतना ही फाइनेंशियल होता है, वो तो बाई चांस सेम आ रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी 4 टाइम्स है और फाइनेंशियल लेवरेज भी 4 टाइम्स है। क्लियर? नोट करो यहां तक। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? कंबाइंड लिवरेज या कंपोजिट लिवरेज। थर्ड रिक्वायरमेंट है कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज। कंबाइंड बोल दो या आप कंपोजिट लिवरेज बोल दो, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला था बोलो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 4 लाख, और EBT था आपका 25,000, कितना आ गया? 16 टाइम्स। इसी का हमने एक ऑल्टरनेटिव और भी देखा था, ऑल्टरनेटिव। हमने बोला था कि जो कंबाइंड लिवरेज होता है या कंपोजिट लिवरेज होता है वो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था आपका? 4 टाइम्स। फाइनेंशियल लिवरेज कितना है? 4 टाइम्स। तो कंबाइंड कितना हो गया? 16 टाइम्स। चेक करके देख लो, सेम आ रहा है। इफ सेल्स और कंट्रीब्यूशन चेंज देन EBT also change by 16 times of that change। जितना वो चेंज होंगे उसका 16 टाइम्स ये भी चेंज होंगे। चेक करके देख लो। अब क्या चाहिए? इंटरप्रिटेशन। आओ इंटरप्रिटेशन लेती हैं। ये है मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन, और प्रपोज में क्या कर लेती हैं, मैं सेल को इंक्रीज कर देता हूं बाय 5%। सर ये कुछ भी कर सकते हैं? यस, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बेसिकली हमें प्रूफ करना है, आपकी चॉइस है, आप किसी भी नंबर के चेंज से दिखा सकते हो, बट याद रखना वो 16 टाइम्स ऑफ दैट चेंज प्रूव होगा। 5%, 1%, 10%, जो आपका मन करे आप वो कोई नंबर ले लो। फिक्सेशन रूल नहीं है जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन में ना मेंशन कर दे। हाँ जी, क्या करूं? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा? EBT। फिल करो। कितना था बोलो? 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना आपका? 6 लाख। कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख। फिक्स कॉस्ट था आपका 3 लाख। EBIT आ गया 1 लाख। इंटरेस्ट कितना था आपका? 75,000। ये आपका आ गया 25,000। ये तो मैंने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन से ही देख के कॉपी कर दिया। अब इसमें चेंज करो, कितना आ गया? 10 लाख, 5% से बढ़ाओ, 10,50,000। 6 लाख में 5% इंक्रीज होगा, 6,30,000। सेल 5% से इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट भी 5% से इंक्रीज हो गया। कितना आ गया? 4,20,000। फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी ना, ये 3 लाख ही रहेगा। ये कितना आ गया? 1,20,000। सारा इंक्रीज पार्ट इसको मिला,
यहां पर इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होगा, तो ये कितना आ गया 45,000। क्लियर? पहले यहां तक नोट करो। सेल 5% इंक्रीज करी, वेरिएबल कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो चुका है, कंट्रीब्यूशन भी 5% से इंक्रीज है, बट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। ईबीआईटी में इफेक्ट आ गया सारा, इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होगा, सारा का सारा इफेक्ट ईबीटी में आ गया। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होएगा? न्यू ईबीटी माइनस ओल्ड ईबीटी डिवाइडेड बाय ओल्ड ईबीटी। कितना आ गया? 45,000 माइनस 25,000। चेक करके देख लो कितना चेंज आ रहा है, 80%। तो देयरफॉर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, then EBT also increase by 80%, 16 times of that change। चेक करके देखो, क्लियर? लास्ट में प्रूव आपको 16 टाइम्स ऑफ दैट चेंज ही करना है, वो चेंज नहीं होगा। देख लो, पूरा आंसर आपके सामने है। कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझे बोलो, बिल्कुल ध्यान से देखो, नोट करो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। क्लियर? तो बताओ आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सोचो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने अपने कॉस्ट एंड एफएम सब्जेक्ट को शुरू किया है, जिसमें मैंने बोलना शुरू करा कॉस्ट की वेटेज 50 है और एफएम की वेटेज 50 है। फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन हम इसमें लेंगे, और फाइनेंशियल के सबसे पहला टॉपिक जो मैंने फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें फर्स्ट पार्ट लीवरेज दैट इज रिस्क को स्टार्ट किया। ऑपरेशन में कितने रिस्क होंगे किसी भी इंडस्ट्री में? दो, एक ऑपरेटिंग रिस्क और एक मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज, और फाइनेंशियल रिस्क को बोला फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क क्यों होता है? ऑपरेटिंग रिस्क क्यों होता है बोलो? फिक्स कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट। और फाइनेंशियल रिस्क क्यों होता है? इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट। तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला बोलो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा? ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। अभी हमने इतनी बात करी और उनके इंटरप्रिटेशन को भी प्रूव किया। गुड, अब आप जल्दी से एक बार इसकी समरी बना लो। क्रक्स तो हमारा क्या बना? क्रक्स आज की क्लास का हमने जो अभी लीवरेज स्टार्ट किया है उसमें 3 पार्ट हमने डिस्कस करे। ऑपरेटिंग लीवरेज, यही होंगे जो आपको एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। फाइनेंशियल लीवरेज, अभी कौन सा? बिना प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट साथ में प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएंगे। और थर्ड, कंपोजिट लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी या ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। क्लियर? चेक करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे इस क्लॉक्स को। हाँ अभी लिख लो, ठीक कह रहे हो। ये कह रहे हैं सर हम इसमें लिख देते हैं, ये वाला तब है इफ नो प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट। वैसे तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं लिखूंगा, जब मैं प्रेफरेंस शेयर के टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो हमने बात कर ली, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं अगर प्रेफरेंस शेयर होंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट भी आ जाएगा। क्लियर?
तो मान के लें आप इतना रिवाइज करोगे, आप इतना रिवाइज करेंगे, कोई भी डाउट आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे एडवांस पार्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच प्लीज।